हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता। आज हम जो 7th क्लास का थर्ड लेसन कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने करवा दिया, अब ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो खलजी और तुगलक के वंश के अंतर्गत प्रशासन और उनको इकट्ठे करने के ऊपर एक नज़र। तो इसमें हमें जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या था कि इस एरिया को उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक इंटरनल लैंड और एक एक्सटर्नल लैंड। हमने ये भी पीछे पढ़ा था। इंटरनल लैंड में तो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ को लिया गया और एक्सटर्नल लैंड में जो दूर दूर के एरिया था उन्हें लिया गया। अब किसी भी जगह का हम विस्तार तो कर लेते हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला तो बंदा किसी काम को नहीं कर सकता। उस एरिया को संभालने के लिए कोई और भी चाहिए। तो उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किए। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम इज़ as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators। जो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के इकट्ठा करने के लिए उन्हें ऐसे रिलायबल, ऐसे रॉयल लोगों की जरूरत थी। जो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश, तो उन्होंने क्या किया, अरिस्टोक्रेट कौन से लोग होते हैं? जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हें अरिस्टोक्रेट कहा जाता है। तो उन्होंने उसके स्थान पर अपने विशेष जो स्लेव्स थे उनको रखा, उनको सूबेदार बनाया, ताकि इन गुलामों को अपने सेना में भर्ती किया। और ये जो सैनिक होते थे ये सेवा के लिए खरीदे जाते थे। इन्हें क्या कहा था? फारसी में बदंगा कहा जाता है। तो उन्हें कुछ राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए केयरफुली ट्रेंड किया गया, क्योंकि वो पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। तो इसलिए वे सुल्तान के जो थे विश्वास करने योग्य मेंबर हो गए थे। तो उनको उन पर विश्वास हो गया था। नेक्स्ट है स्लेव्स रादर देन सन्स। बेटों से बढ़कर गुलाम थे। कैसे थे? क्योंकि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है, उन्हें जिन्हें हमने बड़ा किया है, तो वो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। कभी कभी ही योग्य और जो हमें योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं, क्योंकि बेटा एक बार धोखा दे देता है, लेकिन जो गुलाम होते हैं वो उनको धोखा नहीं देते। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बदंगा एंड आल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स वर्ड है ये, इसका मीनिंग क्या है? जो कि दूसरे व्यक्ति के संरक्षण में और उस पर निर्भर रहता है, उसे हम क्लाइंट्स बोलते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको निम्न वर्ग के लोगों को भी ऐसे उच्च पॉलिटिकल जो पोजीशन थी वो उन्हें दे देते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे जो क्या होता था, राजनीतिक अस्थिरता जो वो पैदा हो गई थी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स। जो स्लेव्स होते थे और जो क्लाइंट्स होते थे वो अपने मालिकों के प्रति जो है लॉयल रहते थे, हमेशा वफादार रहते थे, मगर उनके हेयर्स के प्रति नहीं। जो उनके आगे वंश के बेटा बेटी जो भी होते थे वो उसके प्रति लॉयल नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। अब जो नए सुल्तान बने थे उनके अपने स्लेव्स होते थे, जो ओल्ड थे उनके अपने स्लेव्स होते थे। तो उनके आपस में इस बात के ऊपर भी टकरार शुरू हो गई थी
जो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान लो एंड बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेस, निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना, क्रिटिसाइज भी उन्हें किया था। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, उनके जो ऑफिशियल्स थे वो कौन कौन थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो कि वाइन बेचने वाला था, और फिरोज हजाम जो कि एक नाई था, और मनका तवाख जो एक कुक था, लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को जो थी उनको ऊंचे पदों पर बिठाया। और जो अलाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के एग्जाम्पल के रूप में किया है। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appoints military commanders as governors of territories of varying size. पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को वेरी साइज मतलब भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये जो इलाके थे ये इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वालों को इक्तार या मुक्ति कहा जाता था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति की जो ड्यूटीज़ थी, लीड मिलिट्री कैंपेन्स, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था, अपने इक्तों में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना था, अपनी मिलिट्री जो उनकी सेवाएं थी उसके बदले उन्हें सैलरीज दी जाती थी। तो जो वो वहाँ पे मिलिट्री से जो उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को सैलरी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे जो प्रभावी तरीका था क्या था? वो उनका पद इनहेरिटेबल मतलब कि ये नहीं था कि उनका जो पद है उनके बच्चों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इनहेरिटेबल वंश परंपरा से न चले, मतलब उनका पद वंशानुगत नहीं थे और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिलती थी, जिसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो नौकरी के रिग्रेसली इम्पोज्ड नियमों का जो है बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे और उनके ऊपर एक अकाउंटेंट भी अपॉइंट किया गया था जो कि यह देखता था कि मुक्ति को जो काम दिया गया था वो निर्धारित तरह से कर वसूल कर रहे हैं या नहीं, तय संख्या के अनुसार वो सैनिकों रखे हुए हैं या नहीं। ये अकाउंटेंट्स का काम होता था मुक्ति के ऊपर ध्यान रखना। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats. जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर हिंटरलैंड मतलब आपको पहले भी बताया था, जो भीतरी इलाके होते हैं उनको कहते हैं, भीतरी इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण, असेसमेंट एंड कलेक्शन, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले गया। जो स्थानीय लोकल चेफेंस थे
कर लगाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी जो है टैक्स पे करने पड़ते थे। सुल्तान के जो प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश, उन्हें मेजरमेंट ऑफ लैंड पैमाइश की और इसका हिसाब अकाउंट जो है केयरफुली रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 टाइप्स के टैक्सेस से ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज। ये है आपका ये पोर्शन लास्ट वाला, ये आपका एग्ज़ाम के बेस पे इम्पोर्टेंट है। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता है और किसान की उपज का लगभग जो है 50% होता था, और मवेशियों पर और घरों पर ये आपके इसमें टैक्सेस लगाए जाते थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज parts of the subcontinents remained outside the control of the दिल्ली सुल्तान्स। यह याद रखना जरूरी है कि जो सबकॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। जो दिल्ली से बंगाल जैसे डिस्टेंस प्रोविंस सुदूर प्रांतों का जो कंट्रोल था वो बहुत कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पेनेट्रेट एरिया था, जो बैठने में सुल्तान की सेनाएं उसको सक्षम नहीं थी। लोकल चैफेंस established their rule in these regions। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमात और लेते थे, पर वह अधिकार उनका जो था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था, थोड़े समय के लिए ही होता था। चैफेंस एंड देयर फर्टिकेशंस, सरदार उनके किलेबंदी। अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। नेक्स्ट है हमारा द मंगोल्स अंडर गंगेज खान इन्वेडिड ट्रांसओशियाना, जिसे हम आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ओन साइड सून आफ्टर। जो गंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे जो हैं वो बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना मोबिलाइज करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना एक एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज था, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, अब उनके कुछ ये हमें आगे इनमें दोनों के अंतर दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, और मोहम्मद तुगलक ने भी जल्दी अटैक किए, और उन्होंने भी अपनी सेना की शक्ति और साधनों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, और एक स्थायी सेना तैयार करना उनका एक स्टैंडिंग आर्मी थी
ये एक उनका कदम हो गया था। तो स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है एक ऐसी सेना जो कि वार के लिए हमेशा तैयार रहती है और जो किंग था उसे हमेशा अपने आसपास ही रखता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन। अलाउद्दीन ने सीरी नाम का एक गैरिसन टाउन सोल्जर्स के लिए बनवाया और जो इन्होंने न्यू गैरिसन टाउन बनवाने के बजाय जो ओल्ड फोर्ट सिटीज़ थी दिल्ली, एकूना, उसी में रेजिडेंस उनका सोल्जर्स का बनवाया। तो यहाँ पे भी वो इससे फेल हो गया क्योंकि उन्होंने पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। थर्ड है द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब सैनिकों के जो पेट भरने की समस्या थी तो उसके लिए भी गंगा यमुना की नदी के से जो भूमि कर इकट्ठा होता था, खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया जाता था, तो उसको 50% जो था पैदावार का हिस्सा वो उन्हें कर के तौर पर देना तय किया गया। और यहाँ इधर इसमें मोहम्मद तुगलक के काल में सेना को खिलाने के लिए उनके इलाके में क्या किया जाता था, खाना इकट्ठा किया जाता था और जो सैनिकों की विशाल जो ज़रूरतें थी उसको सुल्तान अतिरिक्त कर भी उसके कारण उन्होंने लगाए और इस कारण से वहाँ पर अकाल पड़ गया, तो यहाँ पे भी वो फेल हो गया। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अब सैनिकों को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपना कुछ भी सामान खरीद सकते थे और अपना उससे इस और व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें जिससे बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और इधर मोहम्मद तुगलक ने जो सैलरी के देते थे लेकिन उनकी कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा, जैसे आज की जो मुद्रा थी टोकन, वो बनाए। तो लोग बड़े उस टाइम में भी चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, चीप मेटल जो थी उसको तो उन्होंने करेंसी में यूज़ कर लिया, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर था वो उन्होंने उसको संभाल के रखना शुरू कर दिया, तो जिससे जो है जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। जो अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बेहद असफल रहे। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस थे जिससे हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी थे वो सक्सेसफुल रहे और मोहम्मद तुगलक जो है वो फेलियर दिखाए गए। In this list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को जीतने की योजना बनाई थी। अब जहां अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर्स मतलब कि बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के ऑफेंसिव विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। यू will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasties ruled before Delhi and Agra.
until 1526। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया, पूरा जो हमारा दक्षिण भारत था, वो स्वतंत्र शासक के रूप में खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। Some of the states established in their period were small but powerful and extremely well administrated। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और जो उनका शासन था वो बहुत ही कुशल था। शेरशाह सूरी 1540 से जो है 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक स्मॉल जो टेरिटरी थी उसको उन्होंने मैनेजर के रूप में वहाँ पे काम किया, और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं उनको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, उनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया। और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। जो सूरी वंश डायनेस्टी थी वो केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया उन्होंने, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर इन्हें और भी एफिशिएंट बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को इकट्ठा किया तो उसने अपने जो है प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। जैसे कि शेर शाह सूरी ने उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसी को उन्होंने अपनाया। द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। जो 3 श्रेणियों के आइडिया था, सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में फॉर्मुलेशन इसका किया गया। तो इसमें इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, दोज हु प्रेड, जो पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे। दूसरा, दोज हु फोर्ट, युद्ध करने वालों का वर्ग। और जो थर्ड था, दोज हु टाइल्टेड द लैंड, खेती करने वालों का वर्ग। अब तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को क्या कहा जाता था? ईसाई धर्म का समर्थन भी इन्हें प्राप्त था। इस विभाजन से जो ईसाई धर्म को समाज में डोमिनेट किया गया, और भी इसके द्वारा और भी दृढ़ करने में इसको सहायता मिली। इसी विभाजन से वॉरियर्स का जो है न्यू ग्रुप भी उभरा। इन योद्धाओं वॉरियर्स को नाइट कहा जाता था। द चर्च पैट्रोनाइज्ड दिस ग्रुप एंड यूज्ड देम टू प्रोपागेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। जो ईसाई धर्म के समूह को संरक्षण देता था और अपनी जो ईश्वरीय शक्ति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश किया जाती थी कि इन वॉरियर्स को आपसी जो है लड़ाई झगड़ों से इन्हें दूर रखा जाए और मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने इन्हें भेज दिया जाए। जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के जो रिजल्ट्स थे उससे क्या हुआ था, जो मिलिट्री कैंपेन्स की एक चेन बन गई थी जिसे क्रूसेड कहा जाने लगा। ईश्वर और धर्म की सेवा किए गए इन अभियानों ने नाइटों की जो कंप्लीटली अल्टर्ड, मतलब उनको क्या क्या उनकी पूरी हैसियत ही बदल डाली। पहले इन नाइट्स की जो गिनती थी वो कास्ट ऑफ नोबल्स कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में जो 11वीं सेंचुरी के एंड में
जर्मनी में उसे एक सेंचुरी बाद इन वॉरियर्स के हम्बल ओरिजिन्स को भुला दिया गया था। नोबल्स आल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स। जो 12th सेंचुरी थी, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी नाइट कहलाए जाने लगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।